नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 45 साल में पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खून बहा है। भारत के सैनिक शहीद हुए हैं। एक कर्नल, एक जेसी और एक सिपाही की शहादत की खबर आई। अब आगे क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या फैसला करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। इससे पहले रक्षा मंत्री की सीडीएस और आर्मी चीफ के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई और थोड़ी देर में करंट सिचुएशन पर विदेश मंत्रालय का एक वक्तव्य, एक स्टेटमेंट आ सकता है। इस स्टेटमेंट में एलएसी पर पॉइंट टू पॉइंट सारे जवाब होंगे। कोरोना वायरस से जंग चल रही है और अब एक और मुसीबत आ पड़ी है। इस सिचुएशन में सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। हम आपको प्रधानमंत्री की बात भी सुनवाएंगे और करंट सिचुएशन की क्लियर पिक्चर भी देंगे। चाइनीज वायरस गया नहीं कि चाइनीज आर्मी ने खूनी झड़प शुरू कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हुआ, एक एक डिटेल आपको कुछ मिनट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें गौर से सुनते हैं। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे थे। चाइनीज वायरस को हराने का प्लान मुख्यमंत्रियों के साथ फाइनल स्टेज में है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के मैसेज को गौर से सुनिए। प्रधानमंत्री ने जो बातें मुख्यमंत्रियों से कही वो देश की जनता के लिए भी है। 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा। प्रधानमंत्री के सामने 2 टास्क हैं, 130 करोड़ लोगों की जान बचाना और चालबाज चीन को भगाना। भारत 2 फ्रंट वॉर की रणनीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों के साथ हॉटलाइन पर जुड़े तब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खूनी झड़प की एक एक डिटेल प्रधानमंत्री को मिल चुकी थी। डिफेंस मिनिस्टर से बात कर चुके थे, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से डिटेल ले चुके थे।
भारत ने एलएसी पर चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। चीन के 5 सैनिक मारे जा चुके थे, 11 चीनी सैनिक जख्मी हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश दिया, ऑर्डर क्लियर है, घर के अंदर कोरोना से लड़ेंगे, एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीजिंग में खतरे की घंटी बजने लगी। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स बार बार खबरें बदलने लगा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से 15 मिनट बात की और फिर प्राइम मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर से कहा कि चीफ मिनिस्टर से बात करें। ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी पर 2 फ्रंट वॉर की तैयारी है। पहला फ्रंट कोरोना, दूसरा फ्रंट चीन। इतिहास आज की तारीख को याद रखेगा। एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फ्रंट पर फुल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं। 150 मिनट तक कोरोना युद्ध पर मुख्यमंत्रियों से बात की, तो 30 मिनट की बैठक में प्रधानमंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर को चीन नीति का पूरा दृष्टिकोण समझाया। यानी प्रधानमंत्री का एक्शन शुरू हो चुका है। एलएसी पर बड़े एक्शन का ऑर्डर फाइनल। रक्षा मंत्री को आगे का पूरा रोड मैप समझाया। चीन के इंटरनेशनल घेरेबंदी वाली कूटनीति, एलएसी पर चीन को करारा जवाब देगी आर्मी। प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हुई और दिल्ली में हलचल बहुत तेज हो गई। डिफेंस मिनिस्टर के घर पर चंद घंटे के अंदर दूसरी हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ पहुंचे, सीडीएस पहुंचे, विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे। ये तस्वीरें चीन के खिलाफ सबसे बड़े घेरेबंदी की तैयारी है। आपको याद होगा, ऐसी हाई लेवल मीटिंग अब तक पाकिस्तान को लेकर देखी गई थी, लेकिन इस बार चीन को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि अब बड़े एक्शन की घड़ी है। इस मीटिंग में आर्मी है, इस मीटिंग में विदेश मंत्री हैं, इस मीटिंग में रक्षा मंत्री हैं। यानी कूटनीति और युद्ध नीति से चीन को जवाब दिया जाएगा। दरअसल इसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री ने फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। मीटिंग का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि शाम को एक बार फिर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में आर्मी चीफ दोबारा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे पहुंचे और यहां पर हाई लेवल मीटिंग की गई। रणनीतिक तौर पर और साथ में मिलिट्री तौर पर यह बिल्कुल साफ हो गया कि भारत इस समय जो चाइनीज पीएलए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के साथ एलएसी विवाद पर अब विदेश मंत्रालय का बयान आ चुका है। विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया और कहा कि 15 जून की रात यानी कल रात को चीन की सेना ने भारत की तरफ घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को रोका, जिसके बाद एक झड़प हुई और इसमें दोनों तरफ के जवानों को नुकसान हुआ है। भारत का कहना है कि यह झड़प टाली जा सकती थी। भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की है और जो भी गतिविधि भारत कर रहा है वो एलएसी के अपनी ओर कर रहा है, यानी अपनी सीमा की तरफ कर रहा है। और ये भी इसमें साफ साफ कहा गया है कि बातचीत चल रही थी और हमें उम्मीद थी कि जो भी कुछ तय हुआ है बातचीत में, चाहे वो कमांडर लेवल की बातचीत हो या फिर ग्राउंड कमांडर्स के लेवल की बातचीत हो, वो सही तरीके से लागू किया जाएगा। लेकिन चीन ने उसका उल्लंघन किया, जो कंसेंसस बना था उसका उसने पालन नहीं किया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए ये फेस ऑफ हुआ है 15 जून की रात को और चीन की सेना यूनिलैटरली यानी एक तरफा स्टेटस को बदलना चाहती थी, मौजूदा परिस्थिति को बदलना चाहती थी और इसीलिए भारत की सेना ने इसमें इंटरवीन किया। दोनों तरफ के जवानों को इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन ये झड़प टल सकती थी अगर चीन एक रिस्पॉन्सिबल रवैया अख्तियार करता। ये साफ साफ कहा गया है कि भारत ने हमेशा एक जिम्मेदारी भरे तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट किया है और हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं वो हमेशा भारत की सीमा के अंदर अंदर होती हैं और हम चीन से भी यही उम्मीद करते हैं।
और अंत में यह भी लिखा है कि भारत इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि वो अपनी अखंडता पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगा। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनीष, अब ये विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है, इसमें साफ साफ ये बताया गया कि जो भी गतिविधि हुई, जो भी कल झड़प हुई है, उसका जिम्मेदार पूरी तरीके से चीन है। हम जो डायलॉग के जरिए ग्राउंड पर दोनों सेनाओं के बीच समझौता हुआ था कि क्या कार्रवाई होनी है, कौन कितना पीछे जाएगा, उसका पालन करना चाहते थे, हम कर रहे हैं, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया और यही वजह रही कल के खूनी संघर्ष की। सौरभ, यही बात हम लगातार कह रहे थे। जिस 6 जून की कमांडर लेवल मीटिंग का जिक्र इसमें किया गया है, दरअसल वो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस गलवान इलाके में किया जाएगा और उसी के तहत जो चाइनीज पीएलए 2.5 किलोमीटर पीछे आया था। लेकिन उसके बाद डिसएंगेजमेंट को फॉलो ना करते हुए चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से अग्रेसिव स्टैंड लिया और वायलेंट एक्टिविटी की। इस एमईए के स्टेटमेंट में आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी। पहली बात कि एमईए ने के साफ तौर पर यह कहा, भारत का स्टैंड रखते हुए, कि ये वायलेंट एक्टिविटी चाइनीज पीएलए की तरफ से की गई। दूसरी बात, चाइना ने जो स्टेटस को है, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन करते हुए भारत के एरिया में घुसपैठ की। ये एक बड़ा शब्द है। स्टेटस को में चेंज करने की चाइनीज पीएलए की कोशिश थी, उसी का जवाब भारतीय सेना ने दिया। दरअसल इस पे बिल्कुल औपचारिक तौर पर एमईए की तरफ से कहा गया और जो हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि चाइना ये चाहता था कि जो स्टेटस को है अप्रैल 2020 का, उसको चेंज किया जाए। और उसके साथ साथ खासतौर पर जो कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी, उस बातचीत के बाद जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, उसको भी पूरी तरह से इस क्लैश के बाद विफल किया गया। चाइना की तरफ से एक वायलेंट एक्टिविटी, वायलेंट ये किया गया और जिसको अलग अलग लेवल पे मिलिट्री टॉक्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भारतीय सेना और साथ में डिप्लोमेट्स ने पूरी तौर पर इसका ऑब्जेक्शन उठाते हुए इस बात को रखा है। साथ में जिस तरह से चाइना के ऑफिशियल ग्लोबल टाइम्स के ये बात कही गई कि भारतीय सीमा के अंदर नहीं बल्कि भारतीय सेना चाइनीज पीएलए की जो सीमा है, चाइना की सीमा है, उसके अंदर घुसी। दरअसल उसको भी पूरी तरह से नकारते हुए ये भारतीय एमईए का ये पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो कि भारत का स्टैंड क्लियर करता है। और फिर से इसमें सख्ती से कहा गया है कि हम किसी के लैंड को एंक्रोच नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर चाइनीज पीएलए इसे स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। हमारे साथ अब विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी विदेश मंत्रालय पर नजर रखती हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये जो स्टेटमेंट आया है, इसमें एक बात बड़ी साफ कर दी गई है, झड़प भारत की तरफ से शुरू नहीं हुई, वो चीन की तरफ से शुरू हुई थी। उल्लंघन, स्टेटस को बदलना चाहता था चीन जो बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम शांति चाहते हैं लेकिन समझौता नहीं। बिल्कुल सौरभ, आज पूरा दिन हमने देखा कि चाइना के मीडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर की या स्पोक्स पर्सन की तमाम तरह की स्टेटमेंट्स आती रही, जिसमें भारत पर वो आरोप लगाते रहे कि भारत ने वायलेशन किया तमाम चीजों का। हम जो है उनकी तरफ गए। लेकिन अभी जो हमारे विदेश मंत्रालय से स्टेटमेंट आया है, उसमें आपने भी जिस तरीके से पॉइंट आउट किया, दो महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो यही है कि चाइना जो है वो यूनिलैटरली चेंज करना चाहता था स्टेटस को वहां पर एलएसी पर। और दूसरी बात भारत ने फिर दोहराया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो हमारा एरिया है, वहां पर भी किसी तरह का कोई दखल अंदाजी ना हो। तो भारत ने साफ तौर पर कर दिया है। लास्ट में जिस तरह से आपने बोला, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो स्ट्रांगली कमिटेड टू इंश्योरिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो साफ तौर पर कड़े शब्दों में भारत ने भी बता दिया है कि हमारी तरफ से कोई उल्लंघन नहीं किया गया। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चाइनीज साइड भी जिस तरह से बातचीत हुई थी, 6 जून को सीनियर कमांडर लेवल पे बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ चीजों को लेकर के एग्रीमेंट हुआ था और भारत उम्मीद कर रहा था कि चाइना उन तमाम जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ उस 6 जून की बातचीत में उसको पूरी तरह से फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चाइनीज साइड से यूनिलैटरली यानी एक तरफा स्टेटस को बदलने की कोशिश जो है की गई, जिसके बाद जो है जो कार्रवाई कल जिसकी आज पूरे दिन हम रिपोर्टिंग भी करते रहे वो हुई। तो
भारत साफ तौर पर चाइना जिस तरीके से पूरा दिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चाइना रिस्पॉन्सिबल नहीं था, भारत ने वायलेट किए, जो सीनियर कमांडर लेवल टॉक्स हुई थी या जो एग्रीमेंट उस समय हुआ था उसका वायलेशन भारत की तरफ से हुआ। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट आया है, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है कि हम शांति जरूर चाहते हैं लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को लेकर के भी हम कमिटेड हैं, उस पर किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और कहना पड़ेगा कि जो इस वक्तव्य की जो भाषा है वो भी बड़ी सख्त है। बड़े साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में ये कह दिया गया है कि चीन यूनिलैटरली यानी एक तरफा का कोशिश करके हालात को वहां पर बदल नहीं सकता है और भारत ये समझौता कभी नहीं होने देगा अपनी धरती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष और विजयलक्ष्मी आपका। तो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आपने सुना। भारतीय सैनिकों ने एलएसी को पार नहीं किया, चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश हुई और इसी दौरान भारत और चीनी सैनिकों की झड़प हो गई। इस खूनी झड़प में 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। अब आपको बताते हैं चीन की हिमाकत पर भारत का अगला कदम क्या होगा। पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। सिर्फ 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए नहीं। भारत ने अपनी नीतियों के द्वारा, संतुलित व्यवहार के द्वारा तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले हम भी भले, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना, जो सच है हिम्मत के साथ उसके साथ चलना, ये सामर्थ्य हिंदुस्तान ने दिखाया। मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। विदेश मंत्रालय फुल एक्टिव है। इस बार चीन पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से रूटीन बात नहीं होगी। विदेश मंत्रालय चीन को पॉइंट टू पॉइंट जवाब देगा। चीन की कूटनीति वाली चाल का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। जो लोग आज से ये सोच रहे हैं कि एलएसी पर खूनी झड़प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री की चीन नीति को बहुत गौर से सुनना होगा। डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था। पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे मोदी जी ये 1962 भूलना मत। हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे। एलएसी की सिचुएशन बहुत सीरियस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। आप ये समझिए कि चीन पर फैसला हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अगला कदम बढ़ा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एक डिटेल दी। इसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस टीम का हिस्सा रहेंगे और ऑन ग्राउंड इसको पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट के साथ चाइना को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के चीफ आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे इसकी पूरी तरह से बागडोर संभालेंगे और ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके में चाइनीज PLA को जवाब देने की पूरी तैयारी के साथ इस समय मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है। कुछ मिनटों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को भारत और चीन के बीच मौजूदा स्थिति पर पूरी ब्रीफिंग देंगे, पूरी डिटेल सौंपेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी भारत का स्टैंड अब बिल्कुल साफ कर दिया है।
कल रात तक का पूरा बैकग्राउंड बता दिया गया है। अब आपको हम दूसरा बैकग्राउंड समझाते हैं। इसके लिए आपको चीन के अंदर की खबर समझनी होगी, क्योंकि जिस वक्त चाइनीज आर्मी रात के अंधेरे में भारतीय सेना के साथ झड़प कर रही थी, उस वक्त भी चीन में बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी हो रही थी। हजारों की संख्या में सैनिकों और टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। युद्ध जैसे हालात में क्या होगा, इसका रिहर्सल किया जा रहा था। चीन की इनसाइड स्टोरी और चाइनीज सैनिकों का वीडियो निकालना बहुत मुश्किल काम है। वहां का सरकारी अखबार भी उन्हीं वीडियोज को पोस्ट करता है जिसे वायरल करने का उसे आदेश होता है। लेकिन आज हमने दिन भर चीन के टीवी चैनल्स और अलग अलग वेबसाइट्स को खंगाला और चीनी सेना की जैसी तस्वीरें और वीडियोस हमारे हाथ लगे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि चीन कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसके सबूत आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइनीज आर्मी ने टैंक्स भेजे हैं। चाइनीज सैनिक फायरिंग की प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं। आसमान में ड्रोन उड़ाए जाते हैं। चाइनीज मीडिया में इस वक्त क्या हलचल है, कितनी बातें दिखाई जा रही हैं, कितनी छिपाई जा रही हैं, हमने चीन के अंदर की पूरी खबर पता कर ली है। चाइनीज आर्मी ने बस कुछ देर पहले ही ऐसा वीडियो जारी किया। तोप से गोले दागे जा रहे हैं और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही थी। अलग अलग कैमरे और अलग अलग एंगल से गोलाबारी शूट की गई। चाइनीज आर्मी ड्रामा और नौटंकी में भी पारंगत है। बंदूक से आग निकल रही है, शोले बरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध का पूरा माहौल बनाकर ड्रैगन बैठा है। चीन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी भनक दिल्ली को है। चाइनीज आर्मी के सैनिक बड़ी संख्या में भेजे जा रहे हैं। हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की तस्वीरें हासिल हुई हैं। पहाड़ी इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियां भेजी जा रही हैं और इस वक्त चीन के भीतर हर वो काम किया जा रहा है जो सीधे सीधे युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है। चीन के सभी चैनल सरकार के इशारे पर ही चलते हैं। एक एक वीडियो पहले सेंसर होता है। चाइनीज सरकार चाहती है तभी वहां के चैनल वो वीडियो दिखाते हैं। इसलिए चाइनीज चैनल के तस्वीरों को समझना जरूरी है। सीधी बात करें तो चीनी सरकार जब तक चाहेगी नहीं, तब तक चाइनीज आर्मी के ऐसे वीडियो चाइनीज मीडिया दिखाएगा नहीं। अगर चाइनीज टीवी चैनल ऐसा दिखाता है, मतलब इसे दिखाने का ऑर्डर बीजिंग से ही आता है। एलएसी पर जो कुछ भी हुआ वो सीधे तौर पर चाइनीज राष्ट्रपति के इशारों पर हुआ। चीन के भीतर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जैसी तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आज हम आपको इन सारी बातों और वजहों की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चीनी सैनिकों की वीडियो और उसकी लोकेशन को डिकोड करते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, कुछ इशारा कर रही हैं, क्योंकि चीन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये वीडियो उत्तरी चीन के गोबी डेजर्ट का है, जहां हाल ही में शिनजियांग आर्मर्ड पुलिस कोर ने अपनी पायलट ट्रेनिंग टीम भेजी थी। इसका मकसद था चीनी सेना के ऑफिसर्स और सैनिकों को असली युद्ध के लिए ट्रेन करना। इसके लिए गोबी डेजर्ट में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां बनाई गई थी। सब कुछ रियल वॉर जैसा था। वीडियो नंबर 2 पामीर प्लेटो का है, जहां कुछ दिनों पहले 4000 मीटर की ऊंचाई पर शिनजियांग कोर ऑफ द आर्मर्ड पुलिस के टुकड़े ने वॉर लाइक सिचुएशन के दौरान पहाड़ी इलाकों में युद्ध की ट्रेनिंग की थी। वीडियो नंबर 3 की रिकॉर्डिंग पश्चिमी यूनान प्लेटो में की गई थी। यहां चीन की सेना की आर्टिलरी यूनिट ने लाइव फायर एक्सरसाइज की ड्रिल की थी। इसका मकसद था चीनी सेना की आर्टिलरी यूनिट की तैयारियों को परखना। चीनी सैनिक कितनी तेजी और कितने सटीक निशाने के साथ हमला कर सकते हैं, इसका भी डेमो दिया गया था।
वीडियो नंबर 4 में चीनी सेना को एक साथ कई सारी टैक्टिक्स सिखाई गई और इस बात पर जोर दिया गया था कि चीन का एक सैनिक युद्ध की स्थिति में कैसे कारगर साबित हो सकता है। ठीक इसी तरह वीडियो नंबर 5 में हथियारों और गोला बारूद के कई राउंड छोड़ने की प्रैक्टिस की गई। चीनी सेना ने अपने हथियारों को भी परखा और उन्हें चलाने वाले ऑफिसर्स और सैनिकों की ट्रेनिंग का भी जायजा लिया। वीडियो नंबर 6 को टीम कोऑपरेटिव एक्सरसाइज का नाम दिया गया, जिसमें चीनी सैनिकों को छिपकर हमला करने, घुसपैठ करने, क्लिफ क्लाइंब करने, पहाड़ी इलाकों और जंगल में हमला करने की ट्रेनिंग दी गई। वीडियो नंबर 7 की शूटिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास हुई और इसका लोकेशन था तिब्बत मिलिट्री रीजन, जहां चीन की सेना की सिंथेटिक ब्रिगेड ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर युद्ध जैसे हालात में ट्रेनिंग की। चीनी सैनिकों को 10 किलोमीटर पैदल चलने को कहा गया। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे जाम करना है ये बताया गया और हल्के हथियार चलाने की प्रैक्टिस भी की गई। वीडियो नंबर 8 में चीनी सैनिकों की स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और तेजी से फायर पावर सपोर्ट देने की क्षमता को परखा गया। अब हैरान कर देने वाला वीडियो नंबर 9 देखिए। ये मल्टी टाइप आर्टिलरी शूटिंग की तस्वीरें हैं। गोबी डेजर्ट में ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ धमाकों की आवाजें हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो चीन के सिर पर युद्ध का भूत सवार है और वो मरने मारने पर आमादा है। वीडियो नंबर 10 में सब कुछ वैसा ही है जैसा पिछले वीडियो में था। चीनी सैनिकों को युद्ध के हालात में तैयार होते दिखाया गया, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाया गया और फिर वही हुआ जैसा युद्ध में होता है। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद किसी के भी मन में यह सवाल आएगा कि क्या चीन वाकई में भारत से युद्ध चाहता है। हम इसका जवाब भी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद इस वक्त भारतीय सैनिकों का खून कैसे खौल रहा होगा। आप ठीक कह रहे हो। पहली बात, हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर है, इंडियन आर्मी का ये इथॉस रहा है, मैं भी कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं, हमारा कमांडिंग ऑफिसर हमेशा आगे से लीड करता है। तो जब वो टुकड़ी है, उस टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए कमांडिंग ऑफिसर ठीक आगे हैं और जैसे ही ऐसा कुछ घटना हो जाती है तो यकीनन उसके जो साथी हैं, उसके जो जवान हैं, उस यूनिट के जो नुमाइंदे हैं, उन सब पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं ये समझता हूं कि वहां पर कैसे पैशंस होंगे, कैसे वो बटालियन में जवान, कैसे उनका उस वक्त क्या जज्बा होगा। हिंसक झड़प में कैजुअलिटी दोनों तरफ से हुई है, लेकिन चीन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि झड़प में किसी चाइनीज सैनिक की जान गई है, जबकि 5 चीनी सैनिकों की मौत और 11 के घायल होने की खबर खुद ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार और उसके एडिटर इन चीफ ने भी मानी है। लेकिन इस वक्त चीन में जिनपिंग की हालत इतनी कमजोर और खराब हो रखी है कि वो इस सच्चाई को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक आर्मी हैं, हम इस प्रकार का खुलासा कर देते हैं कि इतना कैजुअलिटी हुआ है, लेकिन पीएलए की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि की नहीं गई है। अभी तक उनका तरीका भी वही है कि वो अपना सोच समझ के कई दिन के बाद बताते हैं। उनका तरफ भी ये पक्का मान के चलना चाहिए कि उनकी तरफ भी कैजुअलिटी हुई है। यानी चीन न सिर्फ लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि सरकारी मीडिया की मदद से युद्ध जैसी तस्वीरें भी जारी कर रहा है और अपने सैनिकों की मौत का राज भी छिपा रहा है। लेकिन इस सच्चाई से खुद चीन भी इनकार नहीं कर सकता कि फिलहाल सीमा पर हुई घटना के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। देखिए, मैं इतना तो नहीं बोलूंगा कि युद्ध की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हालत काफी खराब है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि जो सिचुएशन थी वो पहले से ही काफी सीरियस थी। जब चाइना के सोल्जर्स ने आकर और 3-4 जगह में हमारे इलाके में घुसने की कोशिश की, 1-2 जगह परमानेंट डिफेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिचुएशन पहले से सीरियस थी। और अब जब हमारे एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं, मेरे हिसाब से सिचुएशन काफी सीरियस है और इसको बड़ी मुश्किल से सही करना होगा।
युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हो सकता है कि और सिचुएशन सीरियस हो जाए। इस बीच एक और बड़ी बात यह है कि क्या चीन मौजूदा दौर में युद्ध अफोर्ड कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे की वजह है शी जिनपिंग। इस वक्त चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी ही पार्टी पर पकड़ खो चुके हैं और इसलिए सीमा पर तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के साथ लगी सीमा पर हुई हिंसक झड़प में भी जिनपिंग को एक मजबूत नेता के रूप में प्रदर्शित करने की योजना का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। जिनपिंग को एक निर्णायक नेता और चीन को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर वहां की सरकार के कंट्रोल में आने वाली मीडिया प्रसारित करती है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। चीन मामलों के विशेषज्ञ और चाइना निकन मीडिया आउटलेट के सह संस्थापक एडम नी के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी ने शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पकड़ की सच्चाई को खोल कर रख दिया है। चीन के आक्रामक व्यवहार का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन को कुछ लोग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अखंड देश के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। चीन की सत्ताधारी पार्टी दुर्भावना से पूरी तरह से ग्रस्त है और इसके नेता दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने पर, जबकि वास्तविकता यह है कि चीन टुकड़ों में बटा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आपस में ही विरोधाभासी हैं। वो बस मुश्किल समय में एक दूसरे को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं। जिनपिंग जानते हैं कि मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के साथ टेंशन बढ़ाना, और इसलिए एलएसी पर तनाव के हालात पैदा किए गए। जमीन पर कोई लाइन रेखा नहीं खींची हुई और नक्शों के मुताबिक जो चीन के फौज वाले समझते हैं कि उनकी रेखा इधर से जाती है वो वहां पे आए और हम अपनी रेखा जहां समझते हैं हम वहां जाते हैं, हम अपनी पेट्रोलिंग वहां करते हैं। लेकिन अब जब दोनों तरफों को पता चला है कि एक बाउंड्री के बारे में डिस्कशन होगा तो इसमें जोन सी साइड ज्यादा अधिकार कर लेती है, कब्जा कर लेती है लैंड में, तो वो उसके ऊपर क्लेम करेगी जी। इसलिए हो सकता है कि चीन की तरफ से पहल भी अभी इस प्रॉब्लम में पहल चीन की तरफ से हुई है और वो ही जिम्मेवार हैं कि ये अभी जो मसला खड़ा किया है। पिछले एक महीने से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हरकत तेज हुई, लेकिन चाइनीज आर्मी को इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने हर मोर्चे पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और इस बार चीन को भी समझ में आ गया है कि भारत को छेड़ेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। अब कुछ बातें बहुत गौर से सुनिए। सिचुएशन वाकई सीरियस है। हमने आज दिन भर सेना के पूर्व जनरलों से बात की, लद्दाख में तैनात रहे कमांडिंग ऑफिसर्स से भी मैंने खुद बात की। इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो 58 साल में नहीं हुआ। लद्दाख की जिस गलवान घाटी पर चीनी सैनिक ने घुसने की कोशिश की है, वहां 58 साल से शांति थी। आधी रात में पत्थरबाजी से पहले कई दिनों की तैयारी रही होगी, प्लानिंग होगी। जहां सैनिकों को कंधे से ऊपर हाथ उठाने तक की इजाजत नहीं है, वहां चाइनीज सैनिक कैसे आ गए, देखिए इस रिपोर्ट में। नुकीले पत्थरों वाली घाटी जिसमें बहती है श्योक नदी। श्योक का मतलब शोक। अंग्रेजों ने इसे रिवर ऑफ डेथ का नाम क्यों दिया था? इसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि इसी श्योक नदी और गलवान नदी के संगम के पास है पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, जहां चीन की सेना के साथ झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर, एक जेसीओ और एक जवान की शहादत हुई। भारतीय सेना के कर्नल और जवानों को पत्थरों और लोहे की रॉड से मारा गया। ऊपर हेलीकॉप्टर से देखें तो यह जगह बेहद ही खूबसूरत दिखती है। गलवान और श्योक दोनों नदियों में साफ मोतियों जैसा चमकता पानी बहता है। बर्फ से भरे हिमालय की चोटियों के बीच ठंडी हवा के झोंके बहते हैं। यहां ना कोई पॉल्यूशन है, ना शहरों का शोर है। लेकिन जमीन पर उतर कर देखें तो गलवान घाटी में हमेशा संगीनें चमकती रहती हैं। भारत और चीन की सेना यहां एक दूसरे के सामने तनी रहती हैं। गलवान घाटी में 1962 के बाद से आज तक गोली नहीं चली, लेकिन हाथापाई और मारपीट की नौबत अक्सर आ जाती है।
1975 में यहां असम राइफल्स के 4 जवानों की जान गई थी। सैटेलाइट से गलवान घाटी ऐसी दिखती है। श्योक नदी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक बेहद ही अहम सड़क DSD-BO जाती है। दरबुक से श्योक होकर जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी भारतीय सेना की यही सड़क चीन की आंखों में खटकती है। ये सड़क लद्दाख की राजधानी लेह से हेमिस मोनेस्ट्री और दुर्बुक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। स्ट्रेटेजिक रूप से ये सड़क बहुत अहम है। पिछले साल जब से इसका उद्घाटन हुआ है, इंडियन आर्मी के लिए अपने सैनिक साजो सामान को दौलत बेग ओल्डी तक ले जाना, वहां के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करना काफी आसान हो गया है। दौलत बेग ओल्डी काराकोरम पास के बेहद नजदीक है। 2013 में चीन ने वहां भी घुसपैठ की थी, मगर उसे वापस जाना पड़ा था। अब दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा ऑपरेशनल है। गलवान नदी घाटी को इस नक्शे से समझें। ये नदी अक्साई चिन इलाके में बहती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरब में चीन के कब्जे में है। ये नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर समांगलिंग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक और गलवान नदी के संगम से 8 किलोमीटर पीछे ITBP का बेस कैंप है। PLA का सबसे बड़ा आर्मी कैंप ह्यूटन यहाँ से 48 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। चीनी सैनिक ह्यूटन कैंप से आगे 2 पोस्ट तक आते हैं, पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2। दोनों पोस्ट गलवान नदी के किनारे बने हुए हैं। 2016 में ही चीन ने इससे आगे तक पक्की सड़क बना ली थी। उसके सैनिक LAC तक गश्त करने पक्की सड़क के भी आगे कच्ची सड़क से होते हुए पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 तक आते थे, मगर लौट जाते थे। इस बार मई महीने में भी चीन की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई, लेकिन इस बार वो यहीं बैठ गए। धोखा देने के लिए चीनी सैनिक कीचड़ ढोने वाले ट्रकों में आए थे। यहां आकर उन्होंने टेंट लगा लिए और लौटने से इनकार कर दिया। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSD-BO सड़क के किनारे ऊंची चोटियों पर चीन ने भी अपने सैनिक बिठा दिए हैं। इसी के जवाब में भारत ने गलवान घाटी में मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। LAC के पूरब में चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है, तो भारतीय सेना का BRO भी 60 से ज्यादा फीडर रोड बना रहा है। लॉकडाउन में भी झारखंड से 11,000 मजदूर गलवान घाटी भेजे गए हैं, ताकि सड़क बनाने का काम चलता रहे। चीन को भारत की सड़कों पर ऐतराज होता है। उसके ऐतराज के बावजूद गलवान नदी में भारतीय सेना नाव के जरिए गश्त करती है, ताकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। गलवान घाटी में 58 साल पहले 1962 में भारत चीन के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। गलवान पोस्ट पर बमबारी के लिए चीन ने बटालियन भेजी थी। यहां 33 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी और कंपनी कमांडर सहित कई भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए थे। मगर 1962 के बाद से यहां स्टेटस को है, जिसे चीन आक्रामक होकर बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन का दावा श्योक नदी तक है। सोमवार 16 जून 2020 की रात को चीन की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 से 5 किलोमीटर पीछे जाने पर रजामंद हो गई थी, लेकिन धोखा देना उसकी फितरत है। गलवान और श्योक नदी के संगम पर पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 के पास अंधेरी रात में झड़प हुई। गलवान घाटी बैटल ग्राउंड बन गई। यहाँ गोली नहीं चली, लेकिन नुकीले पत्थरों को हथियार बना लिया गया। श्योक नदी सैकड़ों साल पहले यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों और उनके घोड़ों खच्चरों की जान लेती थी। उसी श्योक और गलवान नदी के संगम के पास भारत के 3 सपूतों की शहादत हुई। थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। बड़ी खबर